जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, हवलदार 24 साल MACP नायब सूबेदार रिटायर हुए 31 दिसंबर 2018 को। ECHS कंट्रीब्यूशन हवलदार के हिसाब से कटेगा या फिर नायब सूबेदार के हिसाब से। जी हां दोस्तों, काफी पूर्व सैनिक मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हम हवलदार की पोस्ट से रिटायर हुए, हवलदार थे हम, लेकिन बाद में हमें MACP मिल गई या फिर MACP नायब सूबेदार है, तो हमारा जो ECHS का कंट्रीब्यूशन है वो हवलदार के हिसाब से कटेगा या फिर JCO नायब सूबेदार के हिसाब से कटेगा। ऐसे कुछ सिपाही हैं जिनको हवलदार की MACP मिल गई, वो पूछते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन JCO के हिसाब से कटेगा या फिर OR के हिसाब से। ऐसे कुछ हवलदार हैं जो नायब सूबेदार बन गए, फिर वो पूछते हैं रिटायरमेंट के टाइम कि हमारा कंट्रीब्यूशन ECHS का हवलदार का कटेगा या फिर नायब सूबेदार का। तो दोस्तों इसी पर कुछ और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि आपको ECHS कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से देना पड़ता है, MACP के हिसाब से या फिर आपकी जो ओरिजिनल रैंक है उसके हिसाब से। तो दोस्तों PPO दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी है रिकवरी बंद कराने को लेके। जी हाँ दोस्तों, एक नायक है जिनकी रिकवरी शुरू हो गई थी पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी के द्वारा, PCDA स्पर्श या फिर बैंक के द्वारा। रिकवरी बंद नहीं हुई, रिकॉर्ड में इन्होंने अपील डाली, लेटर दिए, पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी को लेटर दिए, लेकिन रिकवरी बंद नहीं हुई। तो दोस्तों फाइनली लास्ट में इनको कोर्ट केस करना पड़ा। तो दोस्तों फाइनल फैसला आ गया कोर्ट की तरफ से, अब इनकी रिकवरी बंद कर दी गई है। तो दोस्तों इसी पर कुछ और जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आपकी रिकवरी बंद नहीं होती तो फिर कैसे आप अपनी रिकवरी बंद कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा। साथ में कोर्ट का जजमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, 8वें वेतन आयोग पर इंपॉर्टेंट नोटिस जारी पेंशनर्स, कर्मचारियों और यूनियन के सदस्यों या फिर लीडर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, 8 CPC पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी करा गया है पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए या फिर जो कर्मचारी संघ हैं उनके जो लीडर हैं उनके लिए। क्या है पूरा नोटिस, आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%, और कितनों ने किया है? 62% पेंशनर्स ने किया है। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, एक्यूरेट जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री में है। मैं उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने नहीं किया और वो वीडियो देख रहे हैं, वो पेंशनर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, हवलदार 24 साल MACP नायब सूबेदार रिटायर हुए 31 दिसंबर 2018 को। ECHS कंट्रीब्यूशन हवलदार के हिसाब से कटेगा या फिर नायब सूबेदार के हिसाब से कटेगा। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ECHS कंट्रीब्यूशन की। अगर आप सिपाही हैं, नायक हैं या फिर हवलदार हैं, अगर आप नायब सूबेदार हैं, अगर आपको MACP मिलती है, तो क्या आपका ECHS का कंट्रीब्यूशन आपकी रैंक के हिसाब से कटेगा या फिर जिस रैंक में आपको MACP दी गई है उसके हिसाब से कटेगा? यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। काफी पेंशनर्स कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको PPO दिखा देता हूं। ऐसी एक पेंशनर है जिनका रैंक है हवलदार, ये हवलदार रिटायर हो गए, बाद में दोस्तों इनको MACP मिल गई, किसकी? नायब सूबेदार की, यानी 24 साल इनके कंप्लीट थे, इनको MACP नायब सूबेदार की दी गई। जो ये अभी पेंशन पा रहे हैं वो पा रहे हैं MACP नायब सूबेदार की। अब इन पेंशनर का सवाल है, मेरा ECHS का कंट्रीब्यूशन जो काटा गया है वो नायब सूबेदार के हिसाब से काटा गया है। कितना काटा है? 67,000 आप यहां पे देख रहे हैं। तो इनका सवाल है कि मेरा कंट्रीब्यूशन हवलदार रैंक के हिसाब से काटा जाना चाहिए था
या फिर जिसकी मैं अभी पेंशन ले रहा हूं नायब सूबेदार की, उसके हिसाब से काटा जाना चाहिए। दोस्तों इनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सही काटा है। जी हां दोस्तों, जिस रैंक में आपकी एमएससीपी है, जिसकी आप पेंशन ले रहे हैं, उसका ही कंट्रीब्यूशन आपका कटेगा, उसी रैंक का, भले वो एमएससीपी की रैंक हो। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन काटा है वो एमएससीपी नायब सूबेदार जेसीओ रैंक के हिसाब से काटा है। और जेसीओ का कितना कंट्रीब्यूशन है ईसीएचएस का, डेट इज 67,000। तो दोस्तों इसी पे कुछ और जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा, जरा सही से समझिएगा। सिपाही से हवलदार तक और इसके इक्विवेलेंट नेवी में या फिर एयरफोर्स में, सिपाही से लेके हवलदार तक इनका कंट्रीब्यूशन कटता है 30,000 ईसीएचएस का, 30,000। और दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन जितना काटा है ये आपके स्पर्श के पीपीयू में भी दिखाई देगा। स्पर्श के पीपीयू में लिखा रहता है कि कितना आपका ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन कटा है। सिपाही से लेके हवलदार तक 30,000 कंट्रीब्यूशन, और इनके लिए वार्ड है जनरल वार्ड, जनरल वार्ड इनको दिया गया है। फिर दोस्तों नायब सूबेदार से लेके सूबेदार मेजर जेसीओस के लिए या फिर इसके इक्वल नेवी में एयरफोर्स में इनका कंट्रीब्यूशन है ईसीएचएस का 67,000। तो दोस्तों यही इनका काटा है, इनका 67,000 काटा है ईसीएचएस कंट्रीब्यूशन। और दोस्तों इनके लिए वार्ड दिया जाता है सेमी प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड इनको मिलता है जेसीओस को। फिर दोस्तों सभी अधिकारी, जो अधिकारी आ गए, ऑफिसर्स आ गए, इनके लिए कंट्रीब्यूशन है 1,20,000। और दोस्तों इनको वार्ड दिया जाता है प्राइवेट वार्ड। तो दोस्तों रैंक के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन यहां पे डिसाइड किया हुआ है। अब दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, क्या लिखा है, कंट्रीब्यूशन नायब सूबेदार के हिसाब से काटा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 67,000 इनका काटा है। ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन एक बार ही काटा जाता है। जी हां दोस्तों, ईसीएचएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका एक ही बार काटा जाएगा। अगर पहले 30,000 रुपए काट लिए हैं तो फिर दोबारा 67,000 नहीं काटे जाएंगे। जी हां दोस्तों, दोबारा नोट कर लीजिए, ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक बार ही काटा जाता है। अगर दोबारा काट लिया है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन दीजिए। जी हां दोस्तों, एप्लीकेशन देके आप वो पैसा वापस ले सकते हैं, लेकिन एक ही बार कंट्रीब्यूशन आपका काटा जाएगा, दो बार नहीं। इसका एक लेटर भी है। अगर आपने ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन हवलदार के हिसाब से काट लिया पहले 30,000, तो फिर दोबारा नहीं कटेगा नायब सूबेदार के हिसाब से। जी हां दोस्तों, अगर एमएससीपी नायब सूबेदार के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन काट लिया गया तो फिर दोबारा आगे नहीं कटेगा। अगर पहले हवलदार की रैंक के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन काट लिया है तो फिर दोबारा नायब सूबेदार के हिसाब से नहीं कटेगा। ये रूल है, सिर्फ एक ही बार काटा जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप समझ ही होंगे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कोर्ट का जजमेंट रिकवरी रोकने के मामले में। दोस्तों एक पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया। एएफटी दिल्ली से फैसला आया 11 मार्च 2026 का। जी हां दोस्तों, एक नायक हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया। दोस्तों इनकी अनवांटेड रिकवरी करी जा रही थी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा। तो दोस्तों रिकवरी इनकी रुक नहीं रही थी। इन्होंने रिकॉर्ड को लेटर लिखा, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को लेटर लिखा। तो दोस्तों अब इनकी रिकवरी पे स्टे लगा दिया है कोर्ट ने। तो दोस्तों अगर आपकी अनवांटेड रिकवरी करी जा रही है, बिना पूछे आपसे अगर आपकी रिकवरी करी जा रही है, भले ही वो पेंशन की हो या फिर किसी दूसरी चीज की हो, तो दोस्तों आप कोर्ट केस कर सकते हैं। पहले दिन की सुनवाई में ही कोर्ट आपकी रिकवरी पे स्टे लगा देगा, आपकी रिकवरी रुक जाएगी। तो दोस्तों यही आदेश दिया है, यही आदेश यहां पे दिया है। तो दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं इनकी रिकवरी रोक दी जाएगी इस कोर्ट के आदेश के बल पर। तो दोस्तों आप भी कोर्ट केस कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपकी रिकवरी नहीं रुक रही काफी लेटर देने के बाद भी, तो दोस्तों कोर्ट आपका सहयोग करेगा और आपकी रिकवरी बंद करवा देगा। तो दोस्तों आप वकीलों का नंबर ले सकते हैं, वकीलों से जुड़ सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रिकवरी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो दोस्तों इनके फेवर में ये फैसला आया है, आप भी कोर्ट केस कर सकते हैं और अपनी रिकवरी पे स्टे लगवा सकते हैं। आगे की रिकवरी आपकी रुक जाएगी। अगर ज्यादा रिकवरी के पैसे ले लिए हैं आपसे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको रिफंड हो जाएंगे, वो पैसे आपको दोबारा मिल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोर्ट इंटरेस्ट देने की बात लिख दे कि जितनी आपकी एक्सेस पेमेंट ले ली है, रिकवरी कर ली है, उस पर ब्याज सहित वो आपको दोबारा दिया जाए। तो दोस्तों ये सारे काम कोर्ट केस करने से ही होंगे, बिना कोर्ट केस करे आजकल कुछ नहीं होता। तो दोस्तों ये फैसला था जो मैंने आपको समझाया।
चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है 8वें वेतन आयोग पर इंपॉर्टेंट नोटिस जारी पेंशनर्स, कर्मचारियों और यूनियन के सदस्यों, लीडर के लिए। जी हाँ दोस्तों एक नोटिस मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक इंपॉर्टेंट नोटिस है सभी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 8 सेंट्रल पे कमीशन इंपॉर्टेंट नोटिस, डेडलाइन एक्सटेंडेड, नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिस्पॉन्स टू 8 CPC क्वेश्चन आया। जैसा आपको पता है वेतन आयोग की तरफ से जो डेडलाइन थी क्वेश्चंस के आंसर देने की वो बढ़ा दी गई। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आप सवालों का जवाब दे सकते हैं। जो 18 सवाल पूछे हैं उसका जवाब दे सकते हैं 31 मार्च 2026 तक। साथ ही साथ दोस्तों बताया है 3 नवंबर 2025 को सरकार की तरफ से टर्म ऑफ रेफरेंस का गजट नोटिफिकेशन निकाला गया। साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट भी शुरू कर दी गई 8 CPC की। फिर दोस्तों क्या बताया, वाई एक्सटेंडेड। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों वेतन आयोग की तरफ से जो डेट बढ़ाई गई है सवालों का जवाब देने के लिए, ये क्यों बढ़ाई गई है, किसके कहने पे बढ़ाई गई है, वाई एक्सटेंडेड, क्यों आगे वो बढ़ाई है। रिक्वेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप सीकिंग एडिशनल टाइम फॉर कंसीडर फीडबैक ऑन पे, पेंशन एंड सर्विस कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, जो एम्प्लॉय थे, जो कर्मचारी संघ थे, जो यूनियन के लीडर थे, उनकी डिमांड थी वेतन आयोग से कि डेट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 16 मार्च लास्ट डेट थी। दोस्तों कम डेट में सवालों का जवाब सही से नहीं दिया जा सकता था, तो इस वजह से डेट को आगे बढ़ाने की मांग करी संगठनों ने। तो दोस्तों इस वजह से वेतन आयोग ने डेट को आगे बढ़ाया ताकि आपको ज्यादा टाइम मिल सके और आप सही से सरकारों के या फिर वेतन आयोग के सवालों को जवाब आप दे सके सही ढंग से। इस वजह से 31 मार्च लास्ट डेट करी है। तो दोस्तों यहां पर एम्प्लॉय के कहने पर वेतन आयोग ने इस डेट को आगे बढ़ाया ताकि आप सही से पे, पेंशन, सर्विस पे आप जवाब दे सके, आपको ज्यादा टाइम मिल सके। हाउ टू सबमिट, अब दोस्तों किस तरीके से सबमिट किया जाएगा यह भी इन्होंने बताया। ऑनलाइन ओनली वाया स्ट्रक्चर फॉर्मेट एट 8 CPC और इनोवेटिव इंडिया माय गवर्नमेंट, यानी आप सवालों का जवाब सबमिट करेंगे सिर्फ ऑनलाइन तरीके से। ऑनलाइन जो क्वेश्चंस पूछे हैं 8 CPC के वेबसाइट पे, तो आपको सवालों का जवाब देना है वो भी ऑनलाइन तरीके से, नॉट फॉर ऑफलाइन मेथड। नॉट एक्सेप्टेड, अब क्या चीज एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी आपके द्वारा, हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं होगी, फिजिकल कॉपी एक्सेप्ट नहीं होगी, ईमेल, PDF एक्सेप्ट नहीं होगी। जो भी काम करना है वो ऑनलाइन करना है। विल नॉट बी कंसीडर्ड बाय द कमीशन, जो वेतन आयोग है वो इन चीजों पर कंसीडर नहीं करेगा, ये चीजें नहीं मानेगा। अगर आप हार्ड कॉपी देते हैं, फिजिकल कॉपी देते हैं, ईमेल करते हैं या फिर PDF बना के देते हैं, वेतन आयोग नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये चीज आपको नहीं करनी, सिर्फ ऑनलाइन ही, ऑनलाइन तरीके से काम करना है 8 CPC की वेबसाइट पे। अब क्या लिखा है, मेमोरेंडम विंडो। जी हाँ दोस्तों, अब जो मेमोरेंडम विंडो है वो ओपन है 30 अप्रैल तक, यानी आप अपना खुद का ज्ञापन 8 CPC की वेबसाइट पे जमा कर सकते हैं। मेमोरेंडम विंडो ओपन है 5 मार्च 2026 से और 30 अप्रैल 2026 तक। जैसा मैंने आपको बताया 30 अप्रैल लास्ट डेट है, आप खुद का ज्ञापन जमा कर सकते हैं 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल से पहले। फॉर एसोसिएशंस के लिए, यूनियंस के लिए और इंडिविजुअल के लिए, चाहे आप कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो या फिर आप कोई ग्रुप के सदस्य हो, लीडर हो, आप जमा कर सकते हैं। अब चेयरपर्सन, चेयरमैन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, जी हाँ दोस्तों, इन्हीं की अगुवाई में ये सारी चीजें आप जमा करेंगे, सारी चीजें इन्हीं के पास जानी है फाइनली। तो दोस्तों ये सब चीजें ये देखेंगी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी। तो दोस्तों ये जानकारी थी 8 सेंट्रल पे कमीशन की, एक नोटिस था आप सभी के लिए जो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझे होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ नई और जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।